मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों ने मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हों, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो ज़रूर देखें। और एक क्लास स्पेशली CBSE क्लास 12th के लिए है, ओनली एंड ओनली वहीं के सिलेबस को मैंने स्पेशली फोकस किया है। तो कल हमने जहां तक क्लास को रोका था, उसके आगे का डिस्कशन आज हम चालू करते हैं, उसके आगे की बात हम चालू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम यहां से क्या है, आप समझने की कोशिश करें कि अगर आपके पास एक चार्ज है +Q और दूसरा चार्ज है आपके पास में +Q, राइट। अगर आपके पास चार्ज है -Q, आपके पास चार्ज है -Q। आपके पास चार्ज है एक +Q, आपके पास चार्ज है एक -Q। प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये बात तो हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये भी हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी हम पढ़ते आए हैं। आज हमें कुछ इसके आगे जानना होगा। प्लस चार्ज को रिपल करता है, माइनस चार्ज को रिपल करता है, एंड प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट each other and like charge repel to each other। आपको समझना पड़ेगा, प्लस चार्ज एंड प्लस चार्ज रिपल टू ईच अदर, माइनस चार्ज रिपल टू ईच अदर, एंड प्लस चार्ज माइनस चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यही तो मैंने लिखा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। समान समान चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, और डिफरेंट यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का चार्ज, मैं ये भी कह सकता हूं कि अपोजिट चार्ज। अनलाइक के जगह पर मैं कह सकता हूं कि अपोजिट। ये केस क्लियर होना चाहिए। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस हियर what is the amount of force applied by the one charge on the other charge we discuss by the help of Coulomb's law। पहले से नोट करिए आराम से, इसके बाद आपसे बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। बस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि प्लस चार्ज को रिपल करता है, माइनस चार्ज को रिपल करता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। यह बात क्लियर हो गई कि हम कौन सा चार्ज किसको रिपल करेगा और कौन सा चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इसमें हमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा? प्लस चार्ज ने प्लस चार्ज को रिपल किया तो कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? माइनस चार्ज ने माइनस चार्ज को रिपल किया तो कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अदर चार्ज वी डिस्कस। और ये समझाया था कुलाम्स ने। कुलाम्स ने क्या कहा, एक अगर आपके पास चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज आपके पास में Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा R। राइट नाउ Q1 इज फर्स्ट चार्ज एंड Q2 इज सेकेंड चार्ज। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हियर वी कैन टेक एयर और वैक्यूम। Here we take vacuum। तो Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं, R इज अ डिस्टेंस, यहां एयर हो सकती है बीच में या वैक्यूम हो सकता है। राइट नाउ तो फोर्स डायरेक्टली होता है बेटा Q1 के। अकॉर्डिंग टू
कूलम्ब्स लॉ, फोर्स डायरेक्टली होता है Q1 के, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। फोर्स डायरेक्टली होता है आपका Q2 के, और फोर्स इनवर्सली होता है बेटा आर स्क्वायर की। बात क्लियर हो रही है? फोर्स इनवर्सली होता है आर स्क्वायर के। अगर हम तीनों को मिला दें तो एफ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिजिक्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाया जाता है तो एफ इक्वल टू बन के आ जाता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ डायरेक्टली होता है Q1 के, एफ डायरेक्टली होता है Q2 के, एफ इनवर्सली होता है आर स्क्वायर के। एफ डायरेक्टली हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एक बार कूलम्ब्स लॉ को हम पहले याद करें। व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ इन्फॉर्म अबाउट द फोर्स। दो चार्जों के बीच में फोर्स कितना लगता है इस इंफॉर्मेशन को देता है कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द वन चार्ज ऑन द अदर चार्ज, दिस इज स्टडीड बाय द कूलम्ब्स लॉ। डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं हम बना करके। देखो यहां से कैसे बनेगी? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। The force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance. ये आपको याद रखना है, यही होता है आपका कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, समटाइम्स कुछ बुकों के अंदर F इक्वल टू फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है कि Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। K is called electrostatic constant, its value SI यूनिट के अंदर इसका वैल्यू होता है K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब रहा सवाल यूनिट का। देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है, ये आपका फोर्स है। अगर मुझे इसकी यूनिट चाहिए तो देखो दिमाग लगाइए, इसकी तो हो जाएगी आपकी न्यूटन, ये आर स्क्वायर यहां पर जाएगा मीटर स्क्वायर, ये भी आपका कूलाम, ये भी आपका कूलाम। पहले ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो ये बन के आएगी, है ना। K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट। क्लियर है? तो आपको याद रखना है K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आपको पता होना चाहिए K इक्वल टू आपका 1 हो जाता है CGS के अंदर। CGS के अंदर K इक्वल टू आपका 1 हो जाता है। वहीं पर आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन अगर आपका SI में होता है तो CGS के अंदर आपका ये होता है डाइन। अगर ये आपका मीटर होता है यहां पर तो वहां पर होता है सेंटीमीटर। अगर ये आपका कूलाम होता है यहां पर तो आपको बताया था मैंने, वो स्टेट कूलाम होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक बार पूरे कंसेप्ट को एक बार समझ लें। कूलम्ब्स लॉ है क्या? तो कूलम्ब्स लॉ ये इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। आपके पास ये एक चार्ज है और आपके पास एक चार्ज है। दोनों चार्ज, एक चार्ज आपका Q1 है और एक चार्ज आपका Q2 है। दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस आउट किए गए हैं। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा या ए इस पर फोर्स कितना लगाएगा, इसको स्टडी करने के लिए कूलम्ब्स ने फॉर्मूला दिया। और फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटर इज दैट कि यहां पर आप मॉड ले लें तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर स्टडी किया कि K क्या है, तो K आपको पता चला K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K एक्चुअली? तो आई टोल्ड यू हियर इन SI यूनिट K is equal to 9 into 10 to the power 9. What is the unit? Listen to me. ये आपका कितना हो गया बेटा? न्यूटन।
ये यहां जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आपका कूलाम, ये आपका कूलाम, कूलाम स्क्वायर। सो द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इन CGS के इक्वल टू आपका 1 होता है। बाकी का न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, और जहां कूलाम कूलाम चिल्ला रहे हैं आप वहां स्टेट कूलाम आ जाएगा। एंड दिस इज क्लियर राइट नाउ। कूलाम्स लॉ याद कर लीजिए। लास्ट एंड फाइनल किसी ने आपसे डेफिनेशन पूछ लिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, तो आप ये पहले पूरा नोट करें। डेफिनेशन में आपको सबसे लास्ट में बोलूंगा। मैं आपका वेट कर रहा हूं, प्लीज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको ये तो याद हो गया होगा कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला and K is called electrostatic constant. Now what is the statement of the Coulomb's law? What is the statement of the Coulomb's law? Let us speak. Coulomb's law कैसे बोलना होगा आपको, देखिए डेफिनेशन आपकी ये है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि चार्ज आपके प्लस के हैं कि आपके चार्ज माइनस के हैं। अगर चार्ज प्लस में होंगे तो रिपल होगा, अगर दोनों चार्ज माइनस में होंगे तो रिपल होगा, अगर एक चार्ज प्लस में होगा और एक चार्ज माइनस में होगा तो अट्रैक्ट होगा। एंड दैट्स व्हाई मेरे को ये नहीं पता कि वो रिपल्शन है कि अट्रैक्शन है, तो मैंने यूज किया है इंट्रैक्शन वर्ड। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन any 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance. You understand that? F is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance. This is the statement of Coulomb's law. Please learn that. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. The force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance, where K is called electrostatic constant. Let us speak again. K is depend on the nature of medium, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में यहां जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है, एयर के लिए अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा, मैं सब बातें करूंगा अभी आपसे। फिलहाल ये एयर के लिए है। K इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। K का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगा, यानी कि दोनों चार्जों के बीच में अगर एयर है तो K अलग होगा, अगर वाटर भरा हुआ है तो K अलग होगा, अगर मेटल भरा हुआ है तो K अलग होगा, ग्लास भरा हुआ है तो K अलग होगा। तो K याद करें, K is depend on the nature of medium. K is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको पता है वैल्यू किस में है बेटा, SI में। फॉर एयर एंड वैक्यूम, वैक्यूम की दो स्पेलिंग होती है, VACUUM, ये स्पेलिंग भी आप देखेंगे, और एक स्पेलिंग और लिखी जाती है VACCUM। ये दोनों ही स्पेलिंग आपको बहुत जगह मिलेंगी। स्पेलिंग इज नॉट अ मैटर यार, आपको अपना काम करना है। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक रिलेशन होता है। और एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा कुछ टाइम के बाद, फिलहाल इसको आपको समझना है। यहां से याद करना, वो तो आपको याद हो गया होगा, ये याद करिए। K इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। एक बात याद करिए, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर एयर और वैक्यूम। मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। K इज इक्वल टू एक और रिलेशन याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम की मैं बात कर रहा हूं। आराम से डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। प्रॉपर क्लास नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बोर्ड से देखते जाएंगे तो आपके नोट्स तुरंत के तुरंत रेडी हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम अलग से नहीं करनी है आपको। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी तक की जानकारी में आपको क्या क्या याद हुआ? नंबर 1, कूलम्स लॉ आपको याद हुआ। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K
के का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद हुआ। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसका डेफिनेशन अलग लेवल पे आएगा, फिलहाल अभी नहीं है। चलिए फोकस करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड। कॉपी बंद कर दो। पहली जानकारी F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। दूसरी जानकारी K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब पहले मैं काम करता हूं, K का निकाल देता हूं, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहली बात क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि के क्यूबन क्यू टू इक्वल टू बन जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, और अगर हम के का निकालेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यूबन क्यू टू। यहां से दो काम करिए, एक तो मैं यहां से बात कर लेता हूं यूनिट की, किसकी बच्चा, यूनिट की। यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, ये बन गया आपका यूनिट। लिखने का तरीका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब बात आती है डायमेंशन। ये डायमेंशन कैसे निकलेगी इसको समझाने का प्रयास करता हूं। डायमेंशन को निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फोकस करिए, देखिए ध्यान से। हाँ, एफ का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, एम एल टी माइनस का 2, क्लियर है। ये कौन है आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा बेटा L2, क्लियर है। नीचे आ जाइए, ये आपका Q1 इंटू Q2, यानी कि आपको पता क्या आएगा, ए स्क्वायर एम टी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए Q इक्वल टू आई टी होता है और I का सिंबल होता है आपका A। जिनको नहीं पता हो जानकारी कर लें, Q इक्वल टू आपका आई टी और I का मतलब आपका A हो गया, T का मतलब टाइम हो गया, तो ये आपका बन करके आ गया। सॉल्यूशन किया जाएगा तो एम एल 3 T माइनस का 4 A माइनस का 2, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरा हेडिंग है यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, साथ साथ में मैं आपका के का भी निकाल रहा हूं। तो एफ इक्वल टू रिलेशन था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये तो आ गया तुम्हारा यूनिट बन के, और ये आ गया तुम्हारा डायमेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां आ जाइए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, नंबर 1। तो एक तो मैं आपको बता दूं वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका यहां से हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई, 4 इंटू 22 अपॉन 7, क्लियर है। और रहा सवाल के का, तो के आपने अभी अभी निकाला था 9 इंटू 10 टू द पावर आपका 9। अगर आप इस पूरे स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा बेटा 8.85 10 टू द पावर माइनस का 12। अब रहा सवाल डायमेंशन का, के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इनवर्सली है। के यहां पर है तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर है, अगर एप्सिलॉन नॉट यहां पर है तो के यहां पर है, तो यूनिट हो जाएगी रिवर्स। देखो के का डायमेंशन क्या था, यूनिट क्या था आपका, के का ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूं, देखो के का यहां उतार देता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये के का था। अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का चाहिए तो रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट बनकर के आएगा। देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया आपका 8.85 10 टू द पावर माइनस का 12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। विद यूनिट्स एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका। अभी बात आती है डायमेंशन की। डायमेंशन क्लियर है, आपको यह पता होना चाहिए कि k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो देखो ध्यान से समझना बात को,
एप्सिलॉन नॉट बनकर के आ गया 1/4πk। आपको पता होना चाहिए 4π का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट बन के आएगा 1 एक तरह से k। क्लियर है? और k जो है उसका डायमेंशन क्या है सामने देखो, k का डायमेंशन है ml3t माइनस का 4a माइनस का 2, तो 1 क्या बन के आया बेटा, ml3t माइनस का 4a माइनस का 2, ये आपका बन के आया k का। अगर मैं इस नंबर को ऊपर लेके जाऊंगा तो एप्सिलॉन नॉट बन के आएगा बेटा m माइनस का 1 l माइनस का 3 t प्लस का 4 a प्लस का 2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। एक बार आप पूरा स्टेप देखिए, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से दोबारा समझा देता हूं बहुत स्पीड में, आराम से देखो। पहले हेडिंग क्या है हमारा, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड k। तो पहले तो याद रखना है कि F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k Q1 Q2 इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर। उसके बाद क्या किया, F के जगह पर आ गया न्यूटन, R स्क्वायर आ गया मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। लेट डिस्कस ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस का 2, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, L2, तो ये आपका L2 आ गया। Q1 इंटू Q2 क्या होगा, AT, यानी कि आपको पता है Q इक्वल टू IT, तो I मतलब आपका A, T मतलब आपका T, तो ये बन के आ गया a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से 1 पावर और यहां से 2 पावर कितनी हो गई, 3 पावर, और टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा कितना हो जाएगा, टी माइनस का 4, ए स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा कितना होगा, ए माइनस का 2। ये पहला टाइप खत्म हो गया। टाइप नंबर 2 पे आइए इधर। k इक्वल टू रिलेशन होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अभी क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट को यहां ले गए और k को नीचे ले आए, तो एप्सिलॉन नॉट बन के आ गया 1/4πk। फर्दर अभी क्या है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 मतलब 4π मतलब 22/7 और k मतलब 9 इंटू 10 to the power 9। आफ्टर सोल्यूशन वी गॉट द रिजल्ट्स। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 10 to the power माइनस का 12। यूनिट्स जो आपका k का था न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब क्योंकि देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो अगर k नीचे है तो जो यूनिट k की होगी उसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ये आपका न्यूटन मीटर कूलम इसका रिवर्स हो जाएगा, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। बात आया डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर, तो मुझे याद आया कि यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πk। 4π एक कांस्टेंट नंबर है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो फिर किसका होता है, k का होता है। k का डायमेंशन उठा के मैंने यहां से यहां पर लगा दिया। अब इनको ऊपर ले जाइए, प्लस का 1 है ऊपर जाएगा माइनस का 1, प्लस का 3 है ऊपर जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4 है ऊपर जाएगा प्लस का 4, माइनस का 2 है ऊपर जाएगा प्लस का 2। तो k देखो अभी 4 बातें क्लियर हो गई। एक तो k का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद हो गया एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए, एक आपको एप्सिलॉन नॉट का याद हो गया एयर के लिए फ्री स्पेस के लिए, एक आपको k का डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो गया, और एक आपको एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला याद हो गया डायमेंशनल। आप इनको पहले उतारेंगे, बहुत रिलैक्स होगे। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, एक एक छोटी छोटी बात आपको आनी चाहिए। उतारो जल्दी फटाफट, कम ऑन फास्ट, फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट फोर्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बड़ी मेहनत से एक एक पॉइंट को आपके सामने लिखता हूं, आप नोट्स बनाते जाइए। बहुत टाइम लगता है बोर्ड पर लिखने में और आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, मैं पहले लिख देता हूं इन चीजों को। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलाम फोर्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हैं जो आपको याद होनी चाहिए। देखो ये तो बेसिक जानकारी क्लियर हो ही गई, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां कोई डाउट नहीं। F इक्वल टू में से लिख सकता हूं 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि अभी तो बताया मैंने कि k इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट।
आराम से नोट्स बनाते जाना। मैं उस एंगल से ही पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप अपनी कॉपी के अंदर प्रॉपर नोट्स बना पाएं। उस एंगल से पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे इसके लिए। मैं ये सब बातें ओरल मुंह से बोल के खत्म कर देता, फिर आप कहां से लिखेंगे। रेडी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 1, कूलम्ब्स लॉ इज यूनिवर्सल, यानी कि कूलम्ब्स लॉ हर जगह लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अर्थ पे काम करेगा, स्पेस में काम नहीं करेगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ इज यूनिवर्सल, पहली बात याद रखें। दूसरी बात, एक और पॉइंट है, द फोर्स विच बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस टू फॉर्म एटम, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। हम सभी को पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो आपका होता है पॉजिटिव, जो न्यूक्लियस होता है वो आपका होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव। सो इन दिस केस, in every atom, nucleus and electrons are tied by the strong electrostatic forces. The electrostatic force between nucleus and electron is hold, हमेशा बना रहता है, जिसके कारण एटम एग्जिस्ट करता है। तो एटम की जो एग्जिस्टेंसी है, एटम की जो कहना चाहिए स्टेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। याद रखें इस बात को। तो वही कहना चाहता हूं, द फोर्स विच बाइंड द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस टू फॉर्म एटम। एक एटम के निर्माण के लिए न्यूक्लियस का होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में तभी टाइड होंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। कूलम्ब्स लॉ हैज बीन वेरीफाइड 10 टू द पावर माइनस का 15 से लेकर के 10 टू द पावर 18, यानी कि जो मैं आर की बात कर रहा हूं, आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 18 मीटर तक हो सकता है। प्लीज रीड, कूलम्ब्स लॉ हैज बीन वेरीफाइड 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 18 मीटर तक जाता है। दिस इज वेरीफाइड डिस्टेंस, याद कर लीजिए। कूलम्ब्स लॉ की जो रेंज होती है 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 18 तक होती है। ये एक्चुअल रेंज वेरीफाइड है। क्लियर है? आगे बढ़िए। Coulomb's law of electrostatic forces is very strong than gravitational forces. Coulomb's law या Coulomb's forces, Coulomb's law of electrostatic force, या मैं कह सकता हूं या Coulomb's forces इसे हटा दीजिए। Electrostatic force is very strong than gravitational forces. ध्यान देना बात पर। Electrostatic forces are much stronger than gravitational forces. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कंपैरिजन में। एग्जांपल देता हूं, आपको याद है ड्राई हेयर से कभी ना कभी आपने कॉम को रब किया होगा। जैसे आपने कॉम को रब किया, जो कॉम होता है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है रबिंग की वजह से। सो व्हेन वी रब अ कॉम्ब ऑन द ड्राई हेयर, द कॉम्ब इज इलेक्ट्रीफाइड। जो कॉम्ब होता है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे कॉम्ब को आप जमीन के कांटेक्ट में लेके जाते हैं, डस्ट के पार्टिकल ऊपर उठ जाते हैं। इस डस्ट के पार्टिकल को इस कॉम्ब ने बड़ी तेजी से खींच लिया। इस डस्ट के पार्टिकल को और इसके बीच में जो फोर्स लगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और डस्ट का पार्टिकल पृथ्वी पर रखा हुआ है, पृथ्वी पर, अर्थ पर रखा हुआ है। तो अर्थ ने इस डस्ट के पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया होगा। ध्यान देने की कोशिश करो। ऐसे मान के चलिए कि ये आपका कॉम्ब है, मैंने हेयर पे रब किया ऐसे करके, और ये आपका डस्ट का पार्टिकल है। तो डस्ट का पार्टिकल और ये राइट, डस्ट के पार्टिकल को खींच रहा है आपका कॉम्ब ऊपर की तरफ, जबकि अर्थ भी खींच रही है। और इतनी बड़ी पृथ्वी ने छोटे से डस्ट के पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाया नीचे, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और एक कॉम्ब उस कॉम्ब ने एक फोर्स लगाया ऊपर, फिर भी वो डस्ट का पार्टिकल ऊपर ही चला गया। इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, व्हेन वी रब अ कॉम्ब ऑन द ड्राई हेयर, द कॉम्ब get
electrified, the comb get electric charge. When this comb take near the earth, the dust particle is attracted towards the dry comb, यानी कि comb की तरफ मूव कर जाता है और उसी वक्त उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर पृथ्वी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही थी। इतनी सारी पृथ्वी ने उसको नीचे खींचना चाहा और जो आपका कॉम था उसे ऊपर खींचना चाहा और वो कभी भी ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक नए पॉइंट के साथ। इट होल्ड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये बात को समझना पड़ेगा, ये पॉइंट चार्ज क्या चीज है। देखो ध्यान से, अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, और ये कोई डिस्टेंस है बीच में, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यानी कि चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर आपका काफी ज्यादा है और इनका साइज बहुत कम है, द साइज ऑफ पार्टिकल इज मच स्मॉलर, द साइज ऑफ पार्टिकल इज मच स्मॉलर कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम, द साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल देन डिस्टेंस बिटवीन them. Clear है? The size of charge is very small than distance between them. तो उस कंडीशन में इसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। इसे पॉइंट चार्ज कहते हैं, यानी कि पार्टिकल बहुत छोटा होना चाहिए। ये सारे पॉइंटर को एक बार हम फिर से याद करें। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भैया? कूलम्ब्स लॉ इज यूनिवर्सल, पहली बात याद कर लीजिए, कूलम्ब्स लॉ इज यूनिवर्सल। नंबर 2, द फोर्स विच बाइंड द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस टू फॉर्म एटम, एटम के निर्माण में कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? आपका जवाब आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल। आगे, कूलम्ब्स लॉ हैज बीन वेरीफाइड 10 टू द पावर -15 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 18 मीटर तक, और ये डिस्टेंस वेरीफाई हो चुकी है। तीसरी बात पर आ जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसका मैंने एग्जांपल दिया, व्हेन वी रब अ कॉम्ब ऑन ड्राई हेयर द कॉम्ब गेट इलेक्ट्रिक चार्ज, this is taken near the earth, it attract a dust particle. Right now this dust particle experience two forces, one is electrostatic forces and other is gravitational forces. This charge particle सीधा ऊपर आ जाता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां आया मैं, इट होल्ड फॉर पॉइंट चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए कारगर होते हैं। अब खोपड़ी खराब ये हो गई कि साला पॉइंट चार्ज क्या है, तो मैंने एक्सप्लेन किया, एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज आपका Q2 है, दोनों चार्जों के बीच का कुछ डिस्टेंस है। फिर मैंने समझाया द साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल, यानी कि पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा है, देन डिस्टेंस, दोनों पार्टिकलों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों पार्टिकलों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, और जो पार्टिकल है उसका साइज कम है। व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन डिस्टेंस, देन यू हैव टू कॉल दिस इज सेड टू बी पॉइंट चार्ज। इसे आराम से नोट करें, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे बात करेंगे। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज रीड द क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कूलम्ब फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, इस वर्ड का मतलब एक तरह से प्रॉपर्टीज होता है, इसकी गुण, इसकी क्वालिटी, इसके डेफिनेशंस के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जो पहचान होती है, इसके जो गुण होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कूलम्ब फोर्सेस। नंबर 1, इट इज अ सेंट्रल फोर्सेस। जब हम बात करते हैं सेंट्रल फोर्सेस, क्लास 11th में टॉपिक आया था, आपको याद होना चाहिए। इट इज सेंट्रल फोर्सेस,
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ये हमेशा सेंटर से काम करते हैं। याद आ रहा होगा क्लास 11 का टॉपिक ग्रेविटेशन के अंदर भी वर्ड आया था। ओके, याद करिए, इट इज अ सेंट्रल फोर्सेस। कहीं क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे फोर्सेस हैं, तो आपका जवाब आएगा सेंट्रल फोर्सेस। दूसरी बात, इट एक्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। इस लाइन को रीड करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपके पास ये आपका फोर्स है Q1, ये आपका फोर्स है Q2, क्लियर है? तो जो फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग लगेगा ऐसे। अगर ये प्लस प्लस है तो कॉमन सेंस से रिपल्शन काम करेंगे, आई मीन एक दूसरे से बाहर की तरफ भागेंगे, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स काम करेगा। यहां याद करेंगे, इट एक्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि इस लाइन के अकॉर्डिंग इस फोर्स का डायरेक्शन निकाला जाएगा। अगर ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये लाइन ऑफ फोर्स कहलाएगी, ये वाली मार्कर, ये लाइन ऑफ फोर्स कहलाएगी। क्लियर है? आगे बढ़िए। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपको याद होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? दोज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी कि अगर मैं यहां बॉडी रखता हूं तो फोर्स ना लगेगा, उतनी डिस्टेंस पे यहां रख दूं तो उतना लगेगा, यहां रखो तो उतना लगेगा। तो ये डिपेंड नहीं करता उसके पाथ पर। तो याद करेंगे, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद कर लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ओके ओके, याद करिए। अगला है इट होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या कहानी है? आपको पता होना चाहिए कि F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया। क्लियर है? तो यहां से बनकर के आ जाएगा F इनवर्सली हो जाएगा बेटा R स्क्वायर के। अगर इस R स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊं तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, बजाय ऐसे लिखने की, R का पावर -2, इसलिए बोलते हैं इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जिन जिन के अंदर ऐसा R -2 आता है उसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो प्लीज फोकस करें, इट होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, प्लीज याद करिए। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक इसका मतलब जानते हैं, ये 3D में काम करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि यहां कोई चार्ज पार्टिकल है, उसे आप यहां रख दो तो फोर्स काम करेगा, यहां रखो तो भी काम करेगा, यहां रखो तो भी काम करेगा, यहां रखो तो भी काम करेगा। स्फेरिकली, स्फेरिकली हर जगह काम करेगा, यानी कि 3D में काम करेगा। ये 4 पॉइंट थे आप लोगों के। एक बार चारों पॉइंटों को हम फिर से रिवाइज मारते हैं। कम ऑन, रेडी? नंबर 1, characteristics of electrostatic forces or Coulomb forces. Number 1, it is a central forces. central force यानी कि केंद्रीय बल बोलते हैं ना, इनका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। मेमोराइज करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। पहली लाइन, इट एक्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। जैसे अभी आपके 2 फोर्स रखे हुए हैं, तो ये आपका लाइन ऑफ फोर्स है। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस लाइन से निकाला जाएगा। ठीक है भाई? चलिए तीसरे नंबर, ये इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, दीज फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं होते उन्हें हम कहते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो मेमोराइज कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस between 2 charges is spherically symmetric. Spherically, S-P-H-E-R-I-C-A-L-L-Y, spherically symmetric. What do you mean by spherically symmetric? यानी कि जो फोर्स होगा वो 3D में काम करता है। यहां ऐसे मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां प्लस चार्ज, तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है आपका, तो प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। यहां भी रिपल्शन, यहां भी रिपल्शन, यहां भी रिपल्शन, यहां भी रिपल्शन, 3D में काम करता है। और अगला पॉइंट है, इट होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन्हें हम इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड करता है। आराम से वीडियो पॉज करके से नोट करो, फिर हम बात करेंगे आगे। क्लियर? फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट लाइन को देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बात क्यों की जा रही है?
ये एकमात्र फोर्स ऐसे हैं जिनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब? जब प्लस और माइनस होंगे। रिपल्शन कब? जब प्लस प्लस और प्लस होंगे तो रिपल्शन होगा, माइनस माइनस होंगे तो रिपल्शन होगा। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जब बात करते हैं ना तो हमेशा उनमें अट्रैक्शन ही होता है। ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्शन होता है, कभी भी रिपल्शन नहीं होता। इसलिए इन फोर्सों की खास बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव, में बी रिपल्सिव। पहली लाइन याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आप क्लास 12th के बच्चे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा आपको याद होना चाहिए उंगलियों पर। दूसरी बात, और अगर आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए और एक चीज को 4-5 बार नहीं पढ़ा ना तो दिमाग में से चीजें निकल जाती हैं, मिस हो जाती हैं। अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉट affected by the presence or absence of any other charge। क्या कहानी है? आप ऐसे समझने का प्रयास करो। दो चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है, और एक तीसरा पार्टिकल मैंने इनके बीच में रख दिया। तो आपको बताना चाहूंगा, यही तो कहना चाह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको पहले तो एक काम करना है, फॉर्मूले को गौर से देखना है। F इक्वल टू फॉर्मूला होता है K⁴ यार इसमें पहले चार्ज को बात करना पड़ेगा, जैसे Q1 चार्ज आपका ये और Q2 आपका ये है, R आपका डिस्टेंस है। तो फोर्स अगर आप इसके बीच में निकाल रहे हो तो इसके बीच में कुछ भी रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई तीसरा पार्टिकल यहां रख दिया जाए या नहीं रख दिया जाए, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई तीसरा पार्टिकल रख दिया जाए या नहीं रख दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद करें, electrostatic force between two charged particle is not affected by the presence or absence of other particles. So when we place another charged particle between two charged particle, there is no changes in the magnitude of force। यानी कि दो चार्जों के बीच में कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए तो वहां फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसे पढ़िए, दे होल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहली बात तो न्यूटन के थर्ड लॉ को याद करो, था क्या? एक्शन एंड रिएक्शन। व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी देन बॉडी एक्सर्ट अपोजिट एंड इक्वल फोर्स। याद आ रहा है? यही कहानी है, दे होल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है दे होल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर हो रहा है? याद करें तीनों पॉइंटों को। लास्ट वाला, अब कोई पूछता है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, आपका जवाब होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन को। ये याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंसी और द एब्सेंस ऑफ एनी अदर पार्टिकल। दो चार्जों के बीच में तीसरा पार्टिकल रख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रखा हुआ और हटा लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ऊपर चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, हो सकता है वो अट्रैक्शन फोर्सेस हो और हो सकता है वो रिपल्शन फोर्सेस हो। आराम से वीडियो पॉज करके नोट करिए, हम आगे बात करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन मत करना, ग्रेविटेशन करना। ग्रेविटेशन है ना, ये चेंज कर लेना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्लीज चेंज कर लेना, याद कर लेना इसको। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को याद कर लेना बेटा। इसमें आज जो काम आपने किया है इस पूरे को मेमोराइज करना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके हो गए हैं। मैं एक दो बातें आपसे और करने वाला हूं। नहीं, बस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? फॉर एग्जाम्पल Q1 एंड Q2 आपके पास कोई दो चार्ज हैं और R आपके पास में कोई डिस्टेंस है, और ये बीच में या तो एयर है या फिर आपका वैक्यूम है। क्लियर है? यहां तो हम क्या करते हैं, यहां से फोर्स निकालते हैं। F0 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
व्हेन एयर और वैक्यूम इज मीडियम, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में यहां पर या तो एयर है या फिर आपका वैक्यूम है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। और एप्सिलॉन नॉट क्या था, जो आपका वैक्यूम होता है उसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मैंने आपको बताया था। चलिए, अगर मैंने क्या किया, दोनों चार्जों के बीच में अब यहां पर कोई भी मीडियम ले लिया, अदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम, तो मैं काम करता हूं उसके सफिक्स में एम लगा देता हूं, तो फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं कर रहा मैं, एप्सिलॉन यूज कर रहा हूं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। देखो ध्यान से, एक बार दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर था या वैक्यूम था, तब मैंने फोर्स निकाला तो आंसर आया ये, K की वैल्यू होती है ये। और दूसरी बार मैंने क्या किया, एयर और वैक्यूम के जगह पर मैंने कोई अदर मीडियम यूज कर लिया, अदर मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम जब मैंने फोर्स निकाला तो Fm इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट तभी यूज करना है जब आपका एयर हो या वैक्यूम हो और कोई दूसरा मटेरियल आएगा तो उसके लिए यूज करना होता है बेटा एप्सिलॉन, राइट। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो फोर्स निकाल लिए और दोनों ही फोर्सों का डिवाइड मार दिया, तो ये स्टेप और ये स्टेप पूरा कट जाएगा, 4 पाई पूरा कट जाएगा, F नॉट अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज का नाम होता है बेटा K, इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात को समझना क्या कहानी है। दो चार्ज आपने लिए, उनके बीच में पहले कौन है, एयर या फिर आपका वैक्यूम, डिस्टेंस कितनी है, R है। उस टाइम उनके फोर्स को स्टडी किया और F नॉट निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे यार, ये वही फॉर्मूला तो है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो K था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। फिर मैंने क्या किया, एयर और वैक्यूम के जगह पर मैंने कोई दूसरा मीडियम लिया। अब दूसरा मीडियम एयर के अलावा ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने Fm किया तो Fm निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों का भाग दिया तो आंसर आ गया निकल के कुछ ये। क्लियर है। पहले तो इसे नोट कर लेना, मैं तभी आपसे आगे बात करूंगा। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट, मैंने क्लियर किया। देखो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाना। आपने F नॉट क्या चीज है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में एयर या वैक्यूम है, उस टाइम का फोर्स है। दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में एयर या वैक्यूम है, उस टाइम का फोर्स है। दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में एयर या वैक्यूम है, उस टाइम का फोर्स है। ये F नॉट वो निकाल लिया। अब आइए आगे, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में ग्लास भर दिया और अब फोर्स को स्टडी किया, उसका नाम दे दिया मैंने Fm। दोनों फोर्सों के रेशियो का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल व्हेन वैक्यूम इज प्लेस्ड या और एयर इज प्लेस्ड। उसके बाद क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, तो दोनों फोर्सों का रेशियो। दूसरी बात क्या है, एप्सिलॉन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की एप्सिलॉन फिक्स होती है और एप्सिलॉन नॉट होती है फ्री स्पेस के लिए, यानी कि वैक्यूम और एयर के लिए लगभग बराबर होती है, ये फिक्स होती है। तो F नॉट अपॉन Fm या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर K। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इन दोनों को अगले टॉपिक के अंदर हम हेडिंग बना के पढ़ेंगे, फिलहाल इसका टॉपिक नहीं, क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं और से है। चलो ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं बात करता हूं एयर के लिए, एयर के लिए K इक्वल टू आपका आता है बेटा 1। अगर आपने मीडियम एयर लिया है, भाई ये तो फिक्स होता है, अगर आपने मीडियम एयर लिया है तो K इक्वल टू आपका आता है 1। क्लियर है। अगर आपका मीडियम ग्लास है, ग्लास,
तो K इक्वल टू इसके लिए 3 भी होता है, 4 भी होता है, कई जगह 6। ग्लास की अलग अलग क्वालिटी होती है, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में दिया आएगा। तो ग्लास के लिए 3, 4 और 6 भी हो सकता है। तो ये 34 नहीं है, K इक्वल टू आपका 4 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 ग्लास के लिए। दूसरी बात, फॉर वाटर K इक्वल टू आपका 81 होता है बेटा वाटर के लिए। पानी कहीं पर दे रखा हो न्यूमेरिकल में तो वहां पर 81 होता है, आपको दिया आ सकता है, नहीं तो आपको याद भी होना चाहिए। बारी आती है मेटल की, मेटल तो K इक्वल टू आपका होता है आपका इनफाइनाइट, याद करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या चीज, तो याद करो K इक्वल टू F0 अपॉन Fm और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका K। अभी क्या कहानी बनेगी साहब, अच्छा समटाइम्स क्या है ना कि अगर हम इसे यूज करें एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अगर आपका K है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एप्सिलॉन बन के आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू K। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है, ये पूरा याद करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कहानी क्या है। और अगले लेक्चर के अंदर हम लेक्चर्स के अंदर कुछ बातें दूसरी और करेंगे, बहुत सारी। देखिए पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, जो भी कोई भी आपको 1% भी डाउट आया है तो देखो इन 2 वर्डों को छोड़ करके मैंने कोई बात छोड़ी नहीं है। ये 2 वर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है भाई। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे फिर से मिलने वाला हूं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। I saw a ghost last night by Lionel Cassie.